हेलो एवरीवन, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई हिंदी क्लास 9 के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा रचित मेघ आए कविता की संदर्भ सहित व्याख्या बताने वाली हूँ और इसके साथ ही इनके द्वारा रचित हर एक कविता की विशेषताओं के बारे में भी बताऊँगी। और इनका जो जीवन परिचय, उनकी जो रचनाएँ हैं वो मैं अपनी इसके पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ और जिसका लिंक मैंने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ। आप चाहे तो यहाँ जाकर इनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जो मेरे चैनल में अभी नए हैं और जो मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इसके साथ ही बेल आइकन्स को भी जरूर दबा दें ताकि आगे मैं अपनी जितनी भी वीडियो को अपडेट करूँ उन सभी की नोटिफिकेशन आपको भी मिलती रहे। तो चलिए, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा रचित मेघ आए कविता की व्याख्या आपको बता देती हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको इस कविता की व्याख्या बताने से पहले इस कविता के सारूपी महत्व के बारे में समझा देना चाहती हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे होंगे, यहाँ पर कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा रचित मेघ आए कविता का सारूपी महत्व दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि संकलित कविता में, हाँ देखिए, संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए हुए प्रवासी अतिथि अर्थात दामाद से की है, क्योंकि ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है उसी प्रकार मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। यानी कि यहाँ पर कवि ने अपनी इस कविता में ग्रामीण संस्कृति एवं गांव की प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। यहाँ इस कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सज धज कर आए हुए अतिथि या मेहमान से की है और कवि का कहना है कि जिस तरह गांव में दामाद के आने पर लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है, ठीक उसी तरह भीषण गर्मी के बाद वर्षा के मेघ का गांव में आने पर लोग बेहद उत्साहित और खुश हो जाते हैं। तो इस तरह कवि ने अपनी कविता में आकाश में बादल और गांव में मेहमान या दामाद के आने का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। तो ये रहा कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा रचित मेघ आए कविता का सारूपी महत्व, जो आपको अब समझ में आ गया होगा। और अब इनके द्वारा रचित मेघ आए कविता की व्याख्या भी आपको बता देती हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा रचित मेघ आए कविता की संदर्भ सहित व्याख्या दी गई है। तो सबसे पहले मैं इन कविताओं के संदर्भ के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के संकलित कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए से लिया गया है, ठीक है। और अब आगे इनके द्वारा रचित कविताएं दी गई हैं। देखिए, इनके द्वारा रचित कविताएं दी गई हैं और जिसमें पहली कविता इनकी है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ देखा जाए तो इन पंक्तियों में कवि ने मेघ की तुलना एक शहरी मेहमान से की है, क्योंकि कवि का कहना है कि जिस प्रकार मेघों के घिरने पर प्रकृति और उसके तमाम उपादान ठीक उसी प्रकार हर्षित हो जाते हैं, जैसे कोई शहरी पाहुन अर्थात दामाद गांव में आता है तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। और इसी को कवि ने अपनी इस कविता में दर्शाते हुए कहते हैं कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यानी कि इस पंक्ति के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि मेघ अर्थात बादल बहुत बन ठन कर और सज संवर कर या फिर सुंदर वेशभूषा धारण कर आकाश रूपी ससुराल में आ गए हैं। और जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धजकर एवं बन ठनकर अपने ससुराल को जाता है, ठीक है। और फिर आगे दिया है, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। और इस पंक्ति के द्वारा फिर कवि कहते हैं कि इनके स्वागत में यानी कि मेघ या वर्षा के आगमन की खुशी में हवा आगे आगे नाचती गाती बयार चली, अर्थात मेघ या वर्षा के आने की खुशी में हवा बहने लगी है और शहरी मेहमान के आगमन की खबर सारे गांव में तेजी से फैल गई है और दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, अर्थात उस नाच गाने को देखने के लिए गलियों में बंद मकानों के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी हैं।
और फिर आगे दिया है, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। और फिर कवि कहते हैं कि ये जो बादल रूपी मेहमान आए हैं, ये कोई साधारण मेहमान नहीं हैं, बल्कि दूर रहने वाले दामाद की तरह बहुत दिनों के बाद आए हैं, जो कि शहरी पाहुन के समान या फिर शहरी मेहमान के समान सज संवर के आए हुए मेघ या बादल बहुत ही सुंदर और सुखद प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, तो ये थी इनकी पहली कविता की व्याख्या। और अब इस कविता की विशेषताओं के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि इस कविता में गांव और शहर की तुलना के माध्यम से मेघों के आगमन की विशिष्टता को सूचित किया गया है। यानी कि इस कविता में ग्रामीण क्षेत्र में आए किसी अतिथि या मेहमान के आने पर जो खुशी होती है उनको बतलाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर जैसे कि पाहुन जो आए हो में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसके अतिरिक्त यहाँ कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। तो ये थी इस कविता की विशेषताएं। और अब इनकी अगली कविता पढ़ती हूँ। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की अगली कविता है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी। हाँ देखिए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। यानी कि इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह बताना चाहते हैं कि बादल रूपी शहरी मेहमान या दामाद के आने से सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और गांव में उसके कदम रखते ही ग्रामीण इलाके के सभी लोग उन्हें किस प्रकार से स्वागत करते हैं, इसी का व्याख्यान कवि ने अपनी इन पंक्तियों में किया है। और कहते हैं कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। यानी कि कवि कहते हैं कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, अर्थात हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं मानो वे अपनी गर्दन उचकाकर बादल रूपी मेहमान को झांकने लगे, अर्थात देखने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, अर्थात कवि कहते हैं कि आसमान में बादल छाने के साथ आंधी चलने या आने पर धूल ऐसे उड़ने लगी है मानो जैसे गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही हों। और फिर आगे दिया है, देखिए बाकी चितवन। हाँ देखिए, बाकी चितवन, यहाँ पर बाकी चितवन का अर्थ होता है बागपन के लिए दृष्टि या फिर तिरछी नज़र। ठीक है, तो बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। और यहाँ फिर कवि कहते हैं कि नदी अपनी बाकी आंखों से अर्थात तिरछी नज़रों से अपने घूंघट को उठाए हुए प्रीतमा की भांति चोरी चोरी शहरी मेहमान के समान बन ठन के संवर के, अर्थात सज संवर के आए हुए मेघ या बादल को देख रही हैं। और अब इस कविता की विशेषताओं के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे कि कवि प्रकृति प्रेमी है और वे बादल की तुलना मेहमान से किया है। और देखा जाए तो कवि ने यहाँ पेड़ की तुलना गांव से, धूल की तुलना कुंवारी लड़की से और नदी की तुलना एक दुल्हन से की है। और इसमें जो भाषा है वह भाषा साधारण बोलचाल की है। और इस कविता की विशेषताओं में देखा जाए तो कवि ने इस कविता में बहुत ही सुंदर तरीके से मानव और प्रकृति का संबंध स्थापित किया है, जिसके कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, और अब कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की अगली कविता पढ़ती हूँ। और इनकी अगली कविता है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस याद सुधिलीन ही, बोल अकुलाई लता ओट को किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। तो यहाँ इन पंक्तियों में भी देखा जाए तो प्रकृति के विभिन्न अंगों जैसे कि पेड़ों, लताओं, पोखरों या तालाबों आदि के माध्यम से वर्षाकालीन बादलों के घिर जाने पर उस प्रसन्नता का वर्णन किया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। यहाँ पर जुहार का मतलब होता है आदर के साथ झुककर नमस्कार करना। और बूढ़े पीपल यानी कि पीपल का जो पेड़ है वह जंगलों और वनों में उगता है और बादल के आने पर ही उसे पानी प्राप्त होता है। और पीपल जो है वह बहुत वर्षों या सालों तक जीवित रहने वाला पेड़, अर्थात पीपल के पेड़ की आयु अन्य पेड़ों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कवि ने उसे बूढ़ा पीपल कहकर संबोधित कर रहे हैं। और कहते हैं कि
बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, अर्थात बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर बादलों से जुहार की या फिर आदर के साथ झुककर नमस्कार कर रहे हैं। और कहते हैं कि बरस याद सुधलिनी, बोली अकुलाई लता ओट को किवाड़ की, अर्थात लताएं ऐसे किवाड़ की ओट से यानी दरवाजे के पीछे से जीवन संगिनी की भांति हठपूर्वक गुस्सा होकर बोली कि बरस याद सुधलिनी, अर्थात आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सुध यानी खोज खबर क्यों नहीं ली है? क्या इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद नहीं आई? और फिर आगे कहती हैं कि हर साया ताल लाया पानी परात भर के। और कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा फिर कहते हैं कि ताल यानी तालाब खुश होकर अपने विशाल परात में पानी भरकर लाया है। और देखा जाए तो कई जगहों अतिथि या मेहमान के आने पर उसके पाँव या पैर को परात में धोने का रिवाज भी है। जैसे कि रामायण में केवट ने राम के पाँव धोए थे और तब उन्हें अपनी नाव पर चढ़ाया था, तो इसलिए कवि ने यहाँ पानी परात भर के का उपयोग किया है। और फिर है मेघ आए बड़े बन के संवर के, अर्थात मेघ रूपी पाहुन या फिर शहरी मेहमान के समान इस प्रकार धरती के प्रकृति परिवेश को प्रसन्नता से भरे हुए आ गए हैं। ठीक है, और अब इस कविता की विशेषताएं भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर इस कविता की विशेषताओं में कवि ने यहाँ इसमें अतिथि के आने पर कुशल क्षेत्र पूछने, उसका स्वागत करने की, जनमानस में प्रचलित व्यवहारों का, प्राकृतिक वनस्पतियों का मानवीकरण कर उनके माध्यम से वर्णित किया गया है। तो ये थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा रचित मेघ आए के तीसरे कविता की विशेषताएं। और अब इनकी चौथी कविता यानी कि कवि सर्वेश्वर दयाल जी के द्वारा रचित मेघ आए की अंतिम कविता पढ़ती हूँ। और इनकी अंतिम कविता है, देखिए, क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के असु ढर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। यानी कि इन पंक्तियों में भी कवि प्रकृति के तत्वों के माध्यम से बादलों के आगमन में उपजी प्रसन्नता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की। यहाँ पर देखिए क्षितिज अटारी, जिसका अर्थ होता है अटारी पर पहुँचे अतिथि की भांति क्षितिज पर बादलों का छा जाना, और दामनी दमकी का अर्थ बिजली का चमक उठना। यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि क्षितिज रूपी अटारी पर पहुँचते अतिथि की भांति बादल छाने लगे हैं और उन घने बादलों के मध्य में दामनी दमकी अर्थात बिजली चमक उठी या फिर बिजली चमकने लगी है। और कह रही हैं, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, अर्थात कहती हैं कि मुझे क्षमा करो, भ्रम की गांठें अब खुल सी गई हैं और अब भ्रम भी दूर हो गया है। यानी कि जो अब तक लोगों को भ्रम था कि पता नहीं बादल आएंगे या नहीं, इस बार बरसेंगे या नहीं, परंतु बिजली चमकने से अब वह भ्रम दूर हो गया है। और साथ ही प्रवासी मेहमान के अटारी पर पहुंचते ही उसकी नायिका का भी भ्रम अब समाप्त हो गया है। और तभी वह उनसे कहती है कि आपके आगमन को लेकर मेरे मन में जो भ्रम था अब वह मिट गया है और आप मुझे माफ़ कर दें। और फिर आगे दिया है, बांध टूटा झरझर मिलन के असु ढर के, और यह सुनते ही मेघ या बादल के सब्र का बांध टूट गया और उस मिलन बेला में प्रिया प्रीतम के नेत्रों से खुशी के आंसू झलक उठे, अर्थात मूसलाधार वर्षा होने लगी। और मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, अर्थात इस प्रकार मेघ या बादल बनठन कर या संवर कर अतिथि या मेहमान की तरह धरती के प्रकृति परिवेश को सुखी बनाने आ गए हैं। तो ये थी इनकी अंतिम कविता की व्याख्या। और इस अंतिम कविता की विशेषताओं के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे कि इस कविता में प्रकृति के माध्यम से मानवीय क्रियाओं और हाव भावों को दर्शाया गया है तथा इसमें मानवीय अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और यहाँ इसमें दिया है क्षितिज अटारी, जिसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, तो ये रही इस कविता की विशेषताएं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा रचित मेघ आए कविता की व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आगे देखिए, आगे दिया है, हाँ ये देखिए, यहाँ पर कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखी गई मेघ आए कविता के शब्द अर्थ भी दिया गया है। आप चाहें तो इन शब्दों के अर्थ को भी पढ़कर समझ सकते हैं।
ठीक है। और अब मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ और अगले दिन मैं आपको इस लेसन से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करवाऊँगी। तो आप सभी को यदि मेरी आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो आप ही की तरह इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर करें। थैंक यू।